वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS को। इससे पहले हमने HTML को डिस्कस किया, अभी CSS की बारी है। तो HTML को CSS पर इसलिए मुकद्दम किया कि CSS बेस है HTML पर। यानी HTML हम CSS के बगैर लिख सकते हैं, लेकिन CSS हम HTML के बगैर नहीं लिख सकते। ये आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह हम HTML CSS के बगैर लिख सकते हैं, लेकिन इस CSS HTML के बगैर नहीं लिख सकते। तो गाइस, CSS का मतलब ऐसा ही है जिस तरह के हमने HTML के इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि फॉर एग्जांपल आपने एक घर बना लिया, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने घर का जो ढांचा बनाया वो ढांचा HTML है, और CSS उसमें रंग रोगन वगैरह ये जितने भी डिज़ाइनिंग करनी है उसमें ये CSS में आता है। यानी हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे HTML के तहत, और फिर उसको डिज़ाइनिंग देंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, सी कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS को स्टाइलिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी इसको हम अपनी वेब पेज इसके ज़रिए हम अपनी वेब पेज को स्टाइल दे सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो CSS एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम वेब पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी हम वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं HTML के तहत, तो फिर उसको डिज़ाइनिंग देते हैं CSS के तहत। अभी वो CSS किस तरह हम लिखेंगे HTML के अंदर, तो इसके 3 बेसिक टाइप्स है। यानी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ये 3 टाइप्स है, 3 मेथड्स ऑफ CSS है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और आप समझ भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ CSS। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इनलाइन CSS को। व्हाट इज़ इनलाइन CSS? यानी टैग के अंदर CSS को अप्लाई करना, उसको इनलाइन CSS कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं। ये यहाँ पर हमने H1 एक टैग यूज़ किया है, इस टैग के अंदर मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कामास, इन कामों के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू मैंने लिखना है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास है कलर और डबल डॉट एंड रेड कलर में दे देता हूँ, और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ सेमी कॉलम के साथ। सेमी कॉलम लगाना आप ना भूलें कभी भी। तो इसको अभी सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ, और वेब पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि CSS अप्लाई हुआ या नहीं। तो यहाँ पर अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CSS हमारा अप्लाई हो गया है, कलर हमारे पास रेड है। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं पी टैग के अंदर भी CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, और हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगा कलर। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो बैकग्राउंड डबल डॉट, यहाँ पर वैल्यू लिख लो येलो कलर, ठीक है, येलो। अभी इसको क्लोज भी कर लेते हैं सेमी कॉलम, और सेव कर लेते हैं वेब पेज की तरफ। रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड इसका येलो हो गया है। तो ये है इनलाइन CSS, यानी टैग के अंदर CSS को अप्लाई करना। सेकंड नंबर पर हमारे पास है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को स्टाइल टैग भी कहते हैं। यानी ये CSS हम अप्लाई करेंगे हेड के अंदर। ये जो आप हेड टैग देख रहे हो ना, इस हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इंटरनल CSS लिखेंगे और वो हमारे पास वेब पेज पर अप्लाई होगा। तो चलो एग्ज़ाम्पल में समझा लेते हैं कि किस तरह हम इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जो हमने इनलाइन CSS यूज़ किया, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये इनलाइन CSS हो गया रिमूव, और अभी इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। वेब पेज की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टाइल ख़त्म हुआ या नहीं।
ये बिल्कुल स्टाइल इसका जो हमने दिया तो वो ख़त्म हुआ। अभी मैं इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हेड के अंदर मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ, उसको कहते हैं स्टाइल टैग। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग डबल टैग है, इसको हम क्लोज भी करेंगे। अभी इस स्टाइल के अंदर मैंने इसको टाइप देना है कि ये कौन सा टाइप है, तो टाइप मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। सॉरी, यहाँ पर मैं कामास भूल गया हूँ, तो यहाँ पर लगा लेते हैं कामास। ये कामा के अंदर क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर हम सी एस एस अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इस H1 टैग पर सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉपर्टी एंड उसका वैल्यू लिखना है, तो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, कलर एंड कॉलम, और वैल्यू दे देते हैं ग्रीन। ये इसका कलर हो गया। इसको क्लोज भी कर लेते हैं सेमी कॉलम के साथ। अभी इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर ले, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी एस एस अप्लाई हो गया है। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कामा एंड कलर में दे देता हूँ ग्रे। अभी इसको सेमी कॉलम के साथ क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रे हो गया है। तो ये था इंटरनल सीएसएस। अभी नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग फ़ाइल क्रिएट करेंगे। जिस तरह के यहाँ पर हमने ये फ़ाइल क्रिएट किया है और सब कुछ हमने यहाँ पर एडिट किया हुआ है, इसी तरह हम एक अलग फ़ाइल बनाएंगे और उसी में सीएसएस को अप्लाई करेंगे। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, जो इनलाइन सी इंटरनल सीएसएस था इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर हेड, नो सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी हेड तो है, इस ये टैग क्लोज तो है। चलो रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह कर लेते हैं कि मैं एक नया फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो नया फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर ले, तो ये न्यू फाइल हमारे पास हो गया है। वहाँ पर जो हमने H1 टैग यूज़ किया था, उसी H1 टैग पर मैं CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 और कलर में देना चाहता हूँ इसको रेड, और इसको करली ब्रैकेट के साथ क्लोज भी कर लेते हैं। अभी इस फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ web1.css। ये CSS फाइल है, तो मैं इसको .css के नाम से सेव करूँगा। तो इसको आपने याद रखना है। इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक अलग फ़ाइल क्रिएट। अभी मैं अपने उस CSS फाइल को यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, लिंक। और इसका जो यानी रिलेशनशिप है, रिलेटिव रिल, हम यूज़ करेंगे स्टाइल शीट। और यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप। तो टाइप हमारे पास ये है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट स्लैश CSS। अभी मैं यहाँ पर उस वेबसाइट, उस फाइल का लिंक दे देता हूँ। तो मैं फाइल को लिंक करने के लिए href यूज़ करता हूँ। तो href इज़ इक्वल टू, तो फाइल का नाम क्या था, web1.css। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये हो गया रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ किया था वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो चलो अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको, जो वहाँ पर जो हमने P टैग यूज़ किया था, उस P टैग को भी मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो बैकग्राउंड कलर मैं उसको दे देता हूँ ग्रीन। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और सेव। अभी कर लेते हैं रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। तो ये था एक्सटर्नल CSS जो H1 और P टैग पर हमने अप्लाई किया।
चलो H1 टैग को मैं बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर इस यहाँ पर ब्लैक। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया है। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्टर्स को। सो व्हाट इज़ सेलेक्टर? तो गाइस, जब भी हम अपना वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज पर अगर आपने CSS को इम्प्लीमेंट करना है तो आपने उस चीज़ को पहले टारगेट करना होता है कि मैं इस चीज़ पर अपना CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसी के लिए हम सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 हमारे पास एक हेडिंग है, हमने एक टैग यूज़ किया H1 और उस पर मैं अपना CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हम CSS की जितने भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे वो H1 पर ही अप्लाई होगा। तो इसी को कहते हैं सेलेक्टर। सो इसी तरह हमारे पास सेलेक्टर के बेसिक 4 टाइप्स है, यानी 4 तरीक़ों से हम अपना CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेलेक्टर के टोटल 4 टाइप्स है, उसमें से सबसे पहला यूनिवर्सल, एलिमेंट, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। तो व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेलेक्टर? यूनिवर्सल सेलेक्टर, अगर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर ये स्टार और करली ब्रेसेस यूज़ किए और करली ब्रेसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ हमने पुट किए तो वो प्रॉपर्टीज़ पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को आपने अगर सेलेक्ट करना हो, टारगेट करना हो तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास है एलिमेंट सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ख़ास एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मैंने H1 लिखा है, इसी तरह आपने H1 को सेलेक्ट करना हो, टारगेट करना हो तो आप उसी एलिमेंट को लिखेंगे। जिस तरह के H1 यहाँ पर मैंने लिखा है तो जितना भी मैं CSS अप्लाई करूँगा वो सिर्फ H1 पर ही अप्लाई होगा। इसी तरह थर्ड नंबर पर हमारे पास है ID सेलेक्टर, यानी अगर आपने एक एलिमेंट को ID दे दिया तो आप हैश के बाद ID लगाएंगे जो आपने ID दिया है और फिर करली ब्रेसेस के अंदर पूरा का पूरा CSS लिखना है। तो पूरा का पूरा CSS उसी ID पर सिर्फ सेलेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह चौथे नंबर पर हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक एलिमेंट को अपना एक क्लास दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कई एलिमेंट एक जैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि हमारे पास H1 के बहुत सारे हेडिंग टैग हमने यूज़ किए हैं, तो हम उन्हीं में से एक पर CSS को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको एक क्लास दे देंगे, क्लास नेम दे देंगे। तो फिर हम जितना भी CSS अप्लाई करेंगे वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक इमेज को एक क्लास दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास दे देता हूँ इमेज बॉक्स। अगर इमेज बॉक्स नाम मैंने दे दिया, एक क्लास मैंने दे दिया एक एलिमेंट को, तो उसी एलिमेंट पर CSS अप्लाई होगा जिस एलिमेंट का नाम क्लास नेम इमेज बॉक्स है। इंशाल्लाह आगे चलकर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर प्रॉपर्टी को। व्हाट इज़ कलर प्रॉपर्टी? इट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड वो होता है जो आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा होता है, जो वेबसाइट का फ्रंट होता है उसी को हम फोरग्राउंड कहते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास होता है बैकग्राउंड, यानी वेबसाइट का बैकग्राउंड। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फोरग्राउंड प्रॉपर्टी एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, यानी कलर प्रॉपर्टी एंड बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। हम इन दोनों को आज डिस्कस करेंगे। तो फोरग्राउंड यानी जो कलर प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, जिस तरह के यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया है और मैंने इसको वैल्यू भी दी है। यानी कलर प्रॉपर्टी हम इस तरह यूज़ करेंगे कि हम पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर कॉलम के बाद हमने वैल्यू देना है और वैल्यू के बाद हमने उसको क्लोज करना है। इसी तरह सेकंड हमारे पास है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी? इट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड के कलर को सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है बैकग्राउंड कलर कॉलम रेड एंड सेमी कॉलम, मैंने इसको क्लोज किया। इन दोनों में आप फ़र्क जान सकते हैं। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में समझा लेते हैं कि किस तरह
ये हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आप H1 देख रहे हो, मैं इस H1 पर कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 टैग, और यहाँ पर मैं कलर कॉलम, और इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और पेज की तरफ चलते हैं, रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर अप्लाई हो गया है। अभी मैं वहाँ पर जो हमने पी टैग यूज़ किया था उस पी टैग पर भी CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर ग्रे, इसको क्लोज कर लेते हैं और पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर अप्लाई हो गया है। इसी तरह आप पूरी बॉडी पर भी जो है ना CSS को अप्लाई कर सकते हैं, जो बॉडी टैग है। तो एग्जांपल में चलो यहाँ पर मैं बॉडी टैग लिख लेता हूँ, बॉडी, और पूरी बॉडी को मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं इसको कलर दे देता हूँ, कौन सा, चलो ब्राउन कलर दे देता हूँ, ब्राउन। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी पर बैकग्राउंड कलर जो है ना वो अप्लाई हो गया है। तो गाइज कलर प्रॉपर्टीज़ हम इस तरह यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर सिस्टम को। तो गाइज जब भी हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कलर यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इसी तरह बहुत सारे और भी कलर है। इसमें दूसरा एक सिस्टम है, उसका नाम है RGB सिस्टम। RGB मीन रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीन कलर्स को मिक्स करके एक नए कलर को क्रिएट करना, इसको RGB कलर कहते हैं। तो इसी तरह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलकर एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं कि किस तरह हम RGB कलर का इस्तेमाल करके अपनी वेब पेज पर एक नया कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं Notepad++ की तरफ और वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। आइए Notepad++ की तरफ। तो गाइज जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर मैंने इस हेडिंग को दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर RGB कलर यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ RGB। तो मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और करली ब्रेसेस के अंदर मैं फर्स्ट में लिख लेता हूँ 167। ये रेड कलर हो गया। ग्रीन कलर हमारे पास हो जाएगा 230, और इसी तरह ब्लू कलर हमारे पास 60 हो जाएगा। अभी इसको सेव कर लेते हैं, वेब पेज की तरफ चलते हैं और रिफ्रेश। ये आप देख सकते हो कि कलर हमारा चेंज हो गया है RGB सिस्टम के तहत। इसी तरह आप इसको चेंज करके आगे देख सकते हैं, ये कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है हेक्साडेसिमल कलर। ये भी आप आगे चलकर एग्जाम्पल में खुद समझ जाएंगे। ये भी बहुत इजी है, ये भी तकरीबन RGB सिस्टम की तरह ही है। तो आगे चलकर एग्जाम्पल में ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास सबसे पहला प्रॉपर्टी वो टेक्स्ट अलाइनमेंट है। यानी अगर आपने अपनी वेब पेज पर एक टेक्स्ट क्रिएट करना हो और उसकी अलाइनमेंट करनी हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेंटर पर भी रख सकता हूँ। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट राइट साइड पर करनी है तो राइट साइड पर भी आप कर सकते हैं। तो गाइज टेक्स्ट अलाइनमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम अपना टेक्स्ट जहाँ पर अलाइनमेंट करना चाहे वहाँ पर हम उसको अलाइन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं। ये जो हमने वहाँ पर पूरी एक बॉडी क्रिएट किया है, तो उस बॉडी टैग को मैं यहाँ पर अलाइनमेंट देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन कॉलम सेंटर, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको सेंटर पे रखना चाहता हूँ। आप वेब पेज पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं रिफ्रेश। ये आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बॉडी, जो बॉडी में जो कुछ भी हमने लिखा है वो सेंटर पर आ चुका है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट पे करना चाहूँ तो आप इस सेंटर की जगह सिंपल राइट लिख ले, तो ये अलाइनमेंट आपको राइट पे दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा राइट की तरफ हो गया है। आप इसमें से एक
एक चीज़ को भी अलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं H1 को करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 हमारे पास जो है ना वो राइट साइड पर है और बाकी लेफ़्ट साइड पर वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। जब उसको हम कोई अलाइनमेंट ना दे तो हमारे पास हम जो कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं वो लेफ़्ट साइड पर हमें दिखाई देगा। तो गाइज़ इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर हम अपनी टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहे, हम उसकी डेकोरेशन करें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको अंडरलाइन शो करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन फिर हमने अंडरलाइन या ओवरलाइन या थ्रू लाइन लगाना है। तो ओवर लाइन जो है ना वो उसके ऊपर लाइन होगा और थ्रू लाइन टेक्स्ट के बिल्कुल यानी टेक्स्ट पर लाइन क्रॉस होगा। तो इसी तरह ये हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। चलो मैं अभी एग्जांपल में आपको समझा लेता हूँ। तो चलो चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की तरफ और वहाँ पर एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। तो जिस तरह के यहाँ पर हमने क्रिएट किया था मैं उसमें से H1 टैग को यूज़ कर लेता हूँ और H1 टैग पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को अप्लाई कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलम इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी इसको सेव करके वेब पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंडरलाइन हमारे पास शो हो रहा है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ ओवरलाइन। ओवरलाइन अभी वेब पेज की तरफ चलते हैं। लाइन ओवर हो गया अभी इस हेडिंग के। अभी इसको मैं लाइन थ्रू कर लेता हूँ। जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है लाइन थ्रू, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है रिफ्रेश, ये आप देख सकते हो। इसी तरह मैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ब्लू लाइन थ्रू। अभी इसको सेव कर लेते हैं तो ये लाइन हमारे पास ब्लू शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको रेड कलर देना चाहूँ तो रेड भी कर सकते, जो भी कलर आप देना चाहें तो आप इसको कलर दे सकते हैं। तो गैस हम अब इसकी मज़ीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर लेता हूँ अंडरलाइन और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ वेवी, ताकि हमारे पास ये अंडरलाइन वेवी स्टाइल में शो हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेवी स्टाइल में हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं डॉटेड। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डॉटेड, ये आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप इसको डैश्ड भी कर सकते हैं, ये हमारे पास अंडरलाइन डैश होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपल अंडरलाइन करना है तो आप इस डैश की जगह यहाँ पर सॉलिड लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास सॉलिड अंडरलाइन होगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है फ़ॉन्ट वेट, यानी कि हमारा फ़ॉन्ट कितना लाइट है और कितना डार्क है। तो फ़ॉन्ट वेट हम दो तरह का इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। एक है नेम के साथ, जैसे नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास है फ़ॉन्ट वेट, यानी ये 100 से लेकर 900 तक है। 100 सबसे लाइट होता है और 900 सबसे बोल्ड होता है। तो चलो एग्जांपल में समझा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग मैंने ली हुई है। अभी इसको इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेते हैं नीचे, ताकि आपको सारे जो जितना फ़ॉन्ट वेट से उसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक इस तरह कर लेता हूँ कि इसको 1 दे देता हूँ, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्लास दे देता हूँ हर एक हेडिंग को। चूँकि सारे H1 है तो इसलिए मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। तो फर्स्ट को मैं नाम दे देता हूँ H1। क्लास नेम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप H1 ही दे दे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर भी इसको H3 क्लास नेम दे देता हूँ और इसी तरह यहाँ पर भी पेस्ट करके H4 और यहाँ पर भी पेस्ट करके इसको H5। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं इन सारे हेडिंग्स को। यहाँ पर ये 5 हेडिंग जो H1 टैग है सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी चलते हैं इस पर CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं H1 जो टैग था जिसको हमने क्लास दिया था H1,
उसी पे मैं फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करता हूँ। तो फ़ॉन्ट वेट कॉलम एंड मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ और इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो दूसरा हमने H2 क्लास लिया था, H2 क्लास, उसको मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट। इसको मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल्ड दे देता हूँ, बोल्ड। इसको क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह H3 यानी तीसरा जो हमारे पास क्लास था H3 नाम के साथ, उसी को मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ। इसको मैं बोल्डर दे देता हूँ, बोल्डर। इसी तरह जो हमारे पास चौथा H4 क्लास वाला था, उसी को मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट एंड लाइटर। चलो इसको लाइटर दे देते हैं। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर यह गलती हो गई थी, चलो रेफरेश। अभी वेब पेज की तरफ चलते हैं और ये हो जाता है रिफ्रेश। 5th नंबर हेडिंग पर हमने चूँकि CSS अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो H5 था हमारे पास, वो ख़त्म हो गया। अभी इसमें आप फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये जो फर्स्ट नंबर हेडिंग है, ये हमारे पास नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट है, और सेकंड और थर्ड ये बोल्ड है। और इसी तरह जो लास्ट है, ये लास्ट वाला हेडिंग, ये हमारे पास लाइटर है। ये H1 से थोड़ा सा और भी लाइट है। ये फ़र्क यहाँ पर आपको समझ नहीं आता, लेकिन चलो आगे चलकर ये आप ख़ुद बहुत समझ सकते हैं। अभी हम इस पर दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, जो 100 से लेकर 900 तक है। 100 सबसे लाइट होता है और 900 सबसे डार्क होता है। तो मैं चलो इसको ये वैल्यूज़ दे देता हूँ और इसको कर लेता हूँ 900। अभी सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये H4 जो होता है हमारे पास, ये अभी बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ये 900 है। अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इससे भी फ़र्क आपको वाज़ेह हो जाएगा थोड़ा। तो गाइज़, ये था फ़ॉन्ट वेट मेथड, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट फैमिली मीन कि हमारा टेक्स्ट कौन से फैमिली से है, उसकी स्टाइलिंग किस तरह है, आया एरियल है, रोबोटो है। इसी तरह बहुत सारे नाम है हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के। तो आगे चलकर इंशाल्लाह एग्जाम्पल में आप ये दोनों चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो H1 टैग लिया था, तो उसी H1 टैग पर मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एरियल। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये हो गया रिफ़्रेश। अभी देख सकते हो कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइलिंग जो है ना, वो चेंज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, जो हमारे पास है फैंटेसी या फैंटेसी। इसको आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे नाम है हमारे पास। ये नाम आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पर सर्च करके आपको डिफरेंट फैमिली नेम जो है ना, वो सामने आ जाएंगे। आप उनमें से जो भी नाम चूज़ करना चाहे, जो भी यूज़ करना चाहे, आपका फ़ॉन्ट उसी तरह ही दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, फ़ॉन्ट साइज़। यानी कि हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो कितने साइज़ का हमारे पास वेब पेज पर शो होना है, वो हम फ़ॉन्ट साइज़ में लिखेंगे। तो चलो एग्जांपल में समझा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास वो H1 टैग है, इसी के अंदर मैं लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। इसको क्लोज करके सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं और इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग 10 पिक्सल हो गया है, बहुत छोटा दिख रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ 30 पिक्सल, तो यह अभी उसे थोड़ा बहुत बड़ा नज़र आएगा। ये 30 पिक्सल है। आप जो भी पिक्सल्स में देना चाहे, उतना ही आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, बड़ा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये मज़ीद बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं।
तो इसी तरह डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब पेज पर। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के 3 अदर टाइप्स। नंबर फर्स्ट उसमें से है लाइन हाइट, नंबर 2 लेटर स्पेसिंग एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है लाइन हाइट। सो व्हाट्स मीन बाय लाइन हाइट? तो यहाँ पर ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइंस मैंने लिखे हैं, इन दोनों के बीच जो फासला है उसको लाइन हाइट कहते हैं। यानी अगर आप एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें आप एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें आपने ये सेट करना होता है कि इन लाइंस के बीच कितना फासला होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास है लेटर स्पेसिंग, यानी जो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे हो कि मैंने हेलो लिखा है, इन लेटर्स के दरमियान जो फासला है इसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग। ये भी आगे चलकर एग्जांपल में आपको समझा लेंगे। अभी तीसरा जो हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन यानी अगर आपने एक सेंटेंस या चंद वर्ड्स लिखे हैं, अगर आपने उसको कैपिटलाइज करना है, लोअर केस में लिखना है, अपर केस में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पर मैंने अपर केस में लिखा है, सेकंड नंबर पर मैंने कैपिटलाइज लिखा है और थर्ड नंबर पर जो मेरे पास है वो है लोअर केस में। इसी तरह अगर आप 2-3 वर्ड्स या कई सेंटेंस लिखने हैं और आपने उसको अगर कैपिटलाइज किया तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है ना वो आपको कैपिटल आपके पास होगा। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नोटपैड प्लस प्लस में आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं कि किस तरह हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के इन 3 टाइप्स को यूज़ करके अपना टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने H1 टैग यूज़ किया है। इस H1 टैग पर मैं CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो H1 टैग को मैं कॉपी करके यहाँ पर 3 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ और फिर इस पर CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 टैग पर मैंने पहले से जो CSS अप्लाई किया था, अभी उस पर मैं लाइन हाइट अप्लाई कर लेता हूँ। तो लाइन हाइट में दे देता हूँ 2। इसको क्लोज कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच अभी फासला आया है। इसी तरह आप इसको पिक्सल के साथ भी लाइन हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन हाइट दे दिया 30 पिक्सल। रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बीच में जो है ना फासला कम है, 50 पिक्सल। अभी देख लेते हैं। अभी हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अपर केस। इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स है वो सारे कैपिटल लेटर्स में हैं। इसको आप लोअर केस, कैपिटलाइज जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो गाइस जिस तरह के आपको मालूम है कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में से लेटर स्पेसिंग को हम भूल गए हैं, तो उसका सिंटैक्स इसी तरह ही है। आप इसको अप्लाई करके आप इस पे जो भी वैल्यू देना चाहे वहाँ पर वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा और लेटर्स के दरमियान स्पेस होगा। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS के लेवल 2 को। लेवल 2 में हमारे पास है 6 टॉपिक्स। यहाँ पर आज की इस लेक्चर में हम इन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है हाइट। बॉक्स के अंदर जो हेलो है, इस हेलो पे मैंने टॉप और बॉटम में हाइट अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइट है। इसी तरह अगर आपने किसी हेडिंग को या किसी बॉक्स को जो भी हो वो आप आगे चलकर सीख लेंगे। उसको अगर आपने हाइट देना हो तो आप हाइट टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विड्थ। यहाँ पर जो हेलो आपको दिखाई दे रहा है इस पर मैंने विड्थ अप्लाई किया हुआ है, यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर इस पर विड्थ अप्लाई हो गया है और इसको हम कहते हैं विड्थ। ये भी आगे चलकर एग्जाम्पल में समझा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाते हैं। तीसरा हमारे पास है पैडिंग। यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हो, इस हेलो वर्ल्ड पर मैंने पैडिंग अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड एक बॉक्स में है और ये बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर है, तो इसके दाएं बाएं जो लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम पे जो स्पेस है, इस स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। चौथा हमारे पास है मार्जिन। ये 2 बॉक्सेस आप देख सकते हो, इनके बीच जो फासला है इसको हम मार्जिन कहते हैं।
पांचवा हमारे पास है बॉर्डर। यहाँ पर ये हेलो आप देख रहे हो, इसके इर्द गिर्द जो ये बॉर्डर हमने रेड कलर में बनाया इसको बॉर्डर कहते हैं। छठा हमारे पास है बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर ये पहला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तीसरा भी दिखाई दे रहा है, तीनों में फ़र्क है। फर्स्ट पर जो है ना बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं है, सेकंड पे अप्लाई है, और थर्ड पर उससे भी ज़्यादा बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया है। बस आपको सिर्फ डायग्राम में समझाना था। अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी चूँकि लेवल 2 स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप एडवांस हो गए हो। तो अभी हम नोटपैड प्लस प्लस की जगह वी एस कोड का इस्तेमाल करेंगे। वी एस कोड को आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वी एस कोड को किस तरह डाउनलोड करना है और उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर आप वॉच कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये वी एस कोड में देख सकते हो कि मैं न्यू फाइल यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं नेम वगैरह दे सकता हूँ। और यहाँ पर जो ऊपर आपको फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि मैंने न्यू फाइल ओपन किया हुआ है। कंट्रोल इन से भी आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी इस तरह कर लेता हूँ कि इसको सेव कर लेता हूँ, जो न्यू फाइल मैंने ओपन किया है। तो इसको मैं नाम दूंगा अपनी तरफ से, आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। जिस तरह के नोटपैड प्लस प्लस में आपको मैंने समझाया था कि .html ज़रूर लिखना है। तो अभी इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम कोड कर सकते हैं जो कोड हम कोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपने यहाँ पर लिखना है उसका सिर्फ एक ही वर्ड लिख कर यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर देगा कि ये चाहिए या ये चाहिए। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये बहुत इजी है नोटपैड प्लस प्लस से। मज़े की बात इसमें यह है कि ये बहुत इजी है और आपका टाइम बचा सकता है वी एस कोड। जिस तरह के वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ HTML पढ़ा था, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर को लिखना है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कंट्रोल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर क्लिक करके पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको लिखने की बिल्कुल भी यहाँ पर जहमत नहीं करनी पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री में मिलते हैं। तो ये वी एस कोड की जो है ना एक हमारे साथ हेल्प है कि हमारे लिए हर चीज़ को आसान बनाया है। अभी यहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हो कि इसमें HTML टैग भी है, हेड भी है, बॉडी भी है। इस तरह उन टैग्स को क्लोज भी किया हुआ है, इसमें टाइटल भी है। अभी इस बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखना है वो वर्ड आप सिर्फ क्लिक करना है और वो आपके पास शो हो जाएगा। अभी H1 मैंने लिख दिया, सो मच ईजी। इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो सिर्फ P पर क्लिक करके आपके पास P टैग शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने H6 फॉर एग्जांपल मैं H6 टैग लिख लेता हूँ तो सिर्फ H पर क्लिक करके आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है। मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो वो भी बहुत इजी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये भी बिल्कुल इजी है। हमारे पास सारे के सारे टैग्स वो सिंपल एक वर्ड लिखने से शो हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है वी एस कोड। तो अभी हम टाइम बचाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। टाइम हम इसलिए बचा रहे ताकि हम ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें। तो वी एस कोड इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। तो अभी वी एस कोड पर हम काम करेंगे लेकिन ज़्यादा मेहनत करेंगे पहले से ज़्यादा। ठीक है जी। तो अभी आगे चलकर एग्जाम्पल में समझा लेते हैं जो हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइट। अभी इस तरह कर लेते हैं कि हाइट को एग्जाम्पल में आपको समझा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ये H1 टैग मैंने यूज़ किया। अभी मैं इसी पर CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो जिस तरह के नोटपैड प्लस प्लस में हमने आपको समझाया था कि हम CSS को एक्सटर्नली अगर क्रिएट करना चाहे, अप्लाई करना चाहे, तो हम इसके लिए एक नया फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और इसको सेव भी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वेब2। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो वेब2 ही ठीक है, web2.css। इसके साथ हमने CSS लिखना है। हमने सर्वर को ये बताना है कि ये हमारे पास CSS फाइल है। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर अभी H1 टैग जो मैंने वहाँ पर लिखा है उसी पर CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, जो भी कलर आप देना चाहे आप वही चूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इसका हमारे पास ये तकरीबन रेड हो गया है। अभी आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ये RGB वाले सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो हमने आपको समझाया था। बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको हाइट समझ में आ जाए, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर हाइट अप्लाई होगी या नहीं। तो अभी मैं हाइट अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हाइट लिख लेता हूँ। तो ये हाइट टैग हमारे पास हो गया। अभी मैं हाइट इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल और इसको सेव कर लेते हैं और वे पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ।
तो वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर CSS हमारा अप्लाई नहीं हुआ। वजह क्या है कि वहाँ पर हमने एक गलती की है कि इस CSS फाइल को हमने HTML के साथ लिंक नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लिंक, वहाँ पर जो हमने आपको समझाया था, तो लिंक को मैं यहाँ पर टैग मैंने यूज़ किया और इसी में उस वेबसाइट का जो मैंने नाम दिया है web2.css, उसी को लिंक कर लेता हूँ। अभी हमारा CSS अप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, इस पर पेडिंग अप्लाई हो गया है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, तो 30 पिक्सल जो यहाँ पर मैंने दिए हुए इसको मैं 70 कर लेता हूँ। अभी वहाँ पर आपको फ़र्क वाज़े आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट अप्लाई हो गया है। तो गाइज ये था हाइट। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विड्थ। तो मैं इसी H1 टैग पर विड्थ भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विड्थ। विड्थ में इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी देना चाहे, तो 60 पिक्सल में दे देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विड्थ अप्लाई हो गया है, बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 260, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वर्ड्स अभी हमारे पास एक लाइन में शो है, इसलिए कि हमने उसको काफ़ी विड्थ दिया हुआ है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि ये हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 170 कर लेते हैं। चलो इसको सेव करके रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइट और विड्थ दोनों इस पे अप्लाई हो गया है। तो गाइज अगर आपने किसी एलिमेंट को हाइट और विड्थ देना हो तो आप हाइट और विड्थ को इस तरह अप्लाई करेंगे। हाइट एंड विड्थ कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पैडिंग, कि हमने अपने एक एलिमेंट को पैडिंग किस तरह देनी है। तो चलो इसको भी एग्जांपल में समझा लेते हैं। यहाँ पर वही H1 टैग पर मैं पैडिंग भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हमारे पास पैडिंग हुआ। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर ये हेडिंग आप देख रहे हो कि इसके टॉप और लेफ्ट पे जो है ना 20% पैडिंग अप्लाई हो चुका है और आपको नज़र भी आ रहा है। इस तरह कर लेते हैं कि इस हाइट को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको पैडिंग समझ में आ जाएगी कि इस पे पैडिंग अप्लाई हो चुका है या नहीं। अभी सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम पे पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसी तरह राइट पे भी अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमने उसको विड्थ दिया हुआ है, इसलिए आपको वो समझ में नहीं आता कि इस पे पैडिंग अप्लाई है या नहीं। तो गैस जिस तरह अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पैडिंग चारों तरफ से दी हुई है। तो अभी इसको मैं पैडिंग जो है ना वो चार तरफ से दे सकता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट, यानी आप इन चार साइडों पर पैडिंग अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ही पर पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, लेफ़्ट को मैं सिर्फ पैडिंग दे देता हूँ 70 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं। अभी सिर्फ लेफ़्ट पर अप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पर, बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पर पैडिंग अप्लाई हो गया है और ये हेडिंग जो है ना लेफ़्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ जा चुका है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि ये तो लेफ़्ट साइड था, चलो हम पैडिंग दे देते हैं टॉप पर। तो टॉप पर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप और लेफ्ट दोनों पर पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम पैडिंग जो है ना वो बॉटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अलहदा अलहदा एक एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैडिंग लिख दे तो चारों साइड्स पर पैडिंग अप्लाई होगा। यहाँ पर 40 पिक्सल दे दिया। बॉटम पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर पैडिंग हमारे पास अप्लाई हो चुका है। तो ये है पैडिंग देने का तरीका है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है मार्जिन। अभी मार्जिन किस तरह देना है तो अभी इसको भी एग्जांपल में समझा लेते हैं। वही H1 टैग है हमारे पास, इसी पर मैं मार्जिन भी अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ पर मार्जिन अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये दो साइडों पर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इस साइड पे कुछ और है नहीं, इसलिए आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये मार्जिन चारों तरफ पर अप्लाई हो चुका है।
अभी इसको 250 कर लेते हैं, रिफ्रेश। ये और भी सेंटर में चला गया, इसके चारों तरफ पर जो है ना मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह मार्जिन के भी 4 किस्म है, यानी चारों साइडों पर हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन मैं चलो मार्जिन टॉप दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पर 50 पिक्सल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ टॉप पर जो है ना वो मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह बाकी चारों साइड्स पर आप मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये है मार्जिन जो इस पे अप्लाई हो चुका है। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर, यानी अपने एक एलिमेंट को बॉर्डर अगर हमने देना हो तो किस तरह देंगे। तो चलो इसी H1 टैग पर मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं चलो यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर, इसको मैं दे देता हूँ। बॉर्डर को आपने वहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि बॉर्डर यहाँ पर सॉलिड देना है, या आप जो भी स्टाइल देना चाहे वो स्टाइल दे सकते हैं। बाद में मैं आपको समझा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉर्डर यहाँ पर दे देता हूँ। तो बॉर्डर मैंने दे दिया रेड कलर का, 2 पिक्सल उसकी मोटाई होगी, यानी उसका वेट होगा बॉर्डर का। अभी बॉर्डर आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा 12 पिक्सल कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रहा बॉर्डर। अभी आप देख रहे हो कि इसका बॉर्डर बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि बॉर्डर, ये तो इसके जो 4 साइड्स है उस पर बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर जो है ना वो अप्लाई हो गया है। इसके हम अगर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में किसी एक साइड पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉटम पे सिर्फ बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ बॉटम पे जो है ना वो बॉर्डर हमारा अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी साइड पे अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप उसका साइड जो है ना चूज़ करके उस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। तो गाइज ये रहा बॉर्डर। आप अपने एलिमेंट को बॉर्डर अगर देना चाहे तो आप किसी भी साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर रेडियस, यानी ये जो हमने बॉर्डर दे दिया, अभी इस पे हमने रेडियस को भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। 20 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप बॉर्डर्स को देख रहे हो कि 20 पिक्सल जो है ना ये कर्व हो गया है, थोड़ा सा सर्कल टाइप हो गया है। इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल कर लेते हैं। तो गाइज ये रहा बॉर्डर रेडियस। अभी बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस चूँकि आपको समझ आ चुका है, इससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम बॉर्डर को जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बॉर्डर हमने सॉलिड रखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक और स्टाइलिंग दे देता हूँ। यहाँ पर इस सॉलिड को हटा के यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉटेड। तो अभी बॉर्डर हमारे पास डॉटेड दिखाई देगा आपको। इसी तरह मैं इसकी स्टाइलिंग और भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डबल। मैं इसको डबल बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आपको डबल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी देना चाहे। तो गाइज़ ये था लेवल 2 जिसमें हमारे पास 6 टॉपिक्स थे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास 4 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है इनलाइन डिस्प्ले। इनलाइन मीन यानी अगर आपने एक एलिमेंट की डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो वो एलिमेंट उतना ही जगह घेर लेगी जितने की उसे ज़रूरत है। ये आगे चलकर एग्जाम्पल में आपको समझा लेते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास है ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक अगर आपने एक एलिमेंट पे अप्लाई किया
तो वो एलिमेंट इतना ही जगह घेर लेगी जितना कि उसको विड्थ में मिल रहा है, यानी विड्थ की पूरी जगह वो घेर लेगी। थर्ड नंबर पर हमारे पास है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक ये इनलाइन की तरह है, लेकिन इस पर हम पैडिंग और मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इनलाइन में हम मार्जिन और पैडिंग को नहीं ले सकते, और इनलाइन ब्लॉक में उसकी पैडिंग और मार्जिन सेट कर सकते हैं। चौथा हमारे पास है डिस्प्ले नन। अगर हम एक एलिमेंट की डिस्प्ले नन कर दे तो वो एलिमेंट कल आदम रहेगा, यानी ना वो एलिमेंट रहेगा और ना उसके लिए जगह रहेगी। डिस्प्ले नन हमें तब समझ आएगी जब हम विजिबिलिटी हिडन को जान ले। तो विजिबिलिटी हिडन अगर हम एक एलिमेंट पर अप्लाई कर ले, यानी उसकी विजिबिलिटी को हम हिडन कर दे, तो वो एलिमेंट तो हमारे पास शो नहीं होगा वेब पेज पर, लेकिन इसके लिए जगह ज़रूर रहेगी। चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वहाँ पर इन सब को एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाय वन। तो गाइज यहाँ पर मैं H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर एक सेंटेंस को लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1। इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर शो हो जाता है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि इस H1 पर CSS को अप्लाई कर लेते हैं। तो H1 चूँकि वहाँ पर हमारे पास H1 टैग था, हम इस पर CSS अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। अभी इसको दे देते हैं बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर सॉलिड एंड ब्राउन। ब्राउन इसका कलर हो गया। ये आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल इसने पूरी की पूरी जगह घेर लिया है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि इन डिस्प्ले इनलाइन कर लेते हैं इसकी, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या डिफरेंस पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ इस H1 का इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन हो गया और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि H1 यानी हेलो वर्ल्ड 1 को जितनी जगह की ज़रूरत है उतना ही जगह इसने वेब पेज पर घेर लिया है। अभी सेकंड और थर्ड नंबर पर हमारे पास है ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। इसको समझाने के लिए इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने H1 टैग यूज़ किया है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर 2-3 टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके जो सेंटेंस है इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि फ़र्क समझ आए। तो इस H1 को मैं H2 कर लेता हूँ और इसको मैं H3 कर लेता हूँ। अभी इस तरह कर लेते हैं कि इन 3 हेडिंग्स पर CSS को अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके टाइम बचाने के लिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया पेस्ट। अभी इस तरह कर लेते हैं कि H1 टैग वहाँ पर था, तो इसको मैं H3 और H2 बना लेता हूँ। तो गाइज अभी बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर लेते हैं ताकि तीनों बॉक्सेस थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। अभी रिफ़्रेश कर लेते हैं, तीनों को आप देख सकते हैं। ये अभी तीनों के तीनों हेडिंग इनलाइन है, तो वहाँ पर हमें एक ही लाइन में शो हो रहा है, इसलिए कि इसने इतना ही जगह घेरना है जितना कि इसको ज़रूरत है। अभी एक को मैंने ब्लैक किया तो दूसरा आप भी देख रहे हो ना, इसने पूरे के पूरे वर्ड को घेर लिया है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो H3 हमारे पास है, हम इसको कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस H3 ने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा घेर लिया, यानी इसने मार्जिन और पैडिंग को भी एक्सेप्ट किया है। अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग में दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो गाइज ये हो गए हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के 3 प्रॉपर्टीज़, इनलाइन, ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। अभी फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नन, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। तो वह इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने डिस्प्ले नन किया तो उसका जगह भी नहीं रहा और वो एलिमेंट भी बिल्कुल गायब हो गया है, नन हो गया है।
अभी 5 नंबर पर हमारे पास है, हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं आपको नन और हिडन के दरमियान फ़र्क समझाने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके विजिबिलिटी को मैं हिडन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विजिबिलिटी हिडन। अभी इसको सेव कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट 2 जस्ट हाइड हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हिडन को थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट 2 आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसको हिडन कर लेते हैं, तो वहाँ से एलिमेंट 2 बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये है नन और हिडन के दरमियान फ़र्क। तो विजिबिलिटी अगर हमारे पास हिडन हो तो हिडन की जगह अपनी जगह पर रहती है, लेकिन सिर्फ वो हाइड हो जाता है। अगर नन हो जाए तो नन की सूरत में वो एलिमेंट बिल्कुल कलादम हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज को एंड बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को। तो गाइस आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेब पेज पर या वेब पेज में एक एलिमेंट पर बैकग्राउंड इमेज और उसकी साइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस को मैंने कलर दिया हुआ है और एक बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है। गाइस हमने पहले भी बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस किया था, लेकिन अभी अगर हमने एक एलिमेंट में बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, ये हम आज आपको समझाएंगे। यहाँ पर आप ये 3 बॉक्सेस देख रहे हो, मैं इनमें से फर्स्ट बॉक्स पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहता हूँ। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स 1 है यानी H1, उस पर जो मैंने CSS अप्लाई किया हुआ है, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसी तरह बॉर्डर कलर भी दिया हुआ है, पैडिंग भी उस पर अप्लाई किया हुआ है, इसी तरह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा है मैंने। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को हटा के यहाँ पर मैं रख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर लिख लेता हूँ URL। यहाँ पर अभी मैं उस इमेज का URL पुट करना चाहता हूँ जिस इमेज को मैं उस एलिमेंट के बैकग्राउंड में रखना चाहता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर मैं इसका जो नेम है और फाइल टाइप जो है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज नेम l1.jpg। फाइल हमारे पास क्या था, JPG। ये मैंने पहले आपको समझाया था। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बॉक्स में बैकग्राउंड इमेज वो अपलोड हो चुका है, लेकिन वो सही दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि हमने उसकी पूरी सेटिंग नहीं की है। अभी यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज़ जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में उसी को लिख लेता हूँ। तो बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पर मैं, हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ के 2-3 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है ऑटो को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इमेज उसी तरह ही है। ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह ही होता है जिस तरह वो इमेज उसमें शुरू से अपलोड हो जाता है। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको कवर कर लेता हूँ ताकि ये बॉक्स में हमारे पास ये इमेज कवर हो जाए। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इमेज बिल्कुल इसमें कवर हो चुका है, यानी इमेज पूरा का पूरा इस बॉक्स में आ चुका है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कंटेन मीन कि इमेज जितना है उतना ही इमेज उस बॉक्स में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज 3 टाइम यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। ये इसलिए कि ये इमेज का साइज़ जो अपना साइज़ है वो छोटा है, तो इस बॉक्स के एक थोड़े से हिस्से में आ चुका है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नो रिपीट। रिपीट एंड नो रिपीट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के होते वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नो रिपीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। तो गाइज ये थे हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो चलो चलते हैं VS कोड की तरफ और वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप बॉडी में देख रहे हो कि मैंने डेव टैग यूज़ किया हुआ है।
इस डिव को मैंने क्लास भी दिया हुआ है कंटेनर, और इस डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है, और इस डिव को मैंने यहाँ पर क्लोज भी किया है। इस डिव के अंदर मैंने दूसरा डिव लिए हुए है, उसमें हेडिंग और ये पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हुए, यानी इसका मतलब ये है कि एक डिव के अंदर दूसरा एक डिव है। अभी मैंने इस तरह किया है कि यहाँ पर मैंने बॉडी टैग पर जो है ना CSS अप्लाई किया हुआ है। मैंने बैकग्राउंड इमेज, इसी तरह बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट डिव है जिसका क्लास मैंने कंटेनर रखा है, उस पर भी मैंने CSS अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना वो जस्टिफाई किया है, फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह पैडिंग और कलर जो है ना मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसके बैकग्राउंड में इमेज रखा है और टेक्स्ट लिखा है। जो ही मैं टेक्स्ट को स्क्रॉल करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज भी साथ स्क्रॉल हो रहा है। अभी मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं इस पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो चलो यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। अभी बॉडी में जो बैकग्राउंड इमेज हमने फिट किया हुआ है वही इमेज हमारे पास फिक्स होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इमेज अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये इमेज हमने कंटेन रखा है वहाँ पर। अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं ताकि पूरे बैकग्राउंड को हमारे साथ इसको कवर कर ले। तो अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी देख रहे हो कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ टेक्स्ट को, तो इमेज अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी जिसको मैंने फिक्स रखा है। अभी मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल होता है। अगर आप इस पर बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल करता रहेगा। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की खासियत है कि हम इसके ज़रिए बैकग्राउंड इमेज को जो है ना फिक्स भी कर सकते हैं और उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी हमारे पास है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ये वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम आने वाली है। तो चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल में समझा लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिव लिया है इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ box1। box1 मैंने इसको क्लास दे दिया। अभी इस पर मैं CSS को अप्लाई कर लेता हूँ जो दूसरा डिव है। जो पहले से हमने यहाँ पर बॉडी और कंटेनर पे CSS अप्लाई किया था वही हमने रिमूव किया है। अभी हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक नया CSS जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो box1 हमने क्लास लिया है उस पर मैं बैकग्राउंड इमेज को जो है ना फिट कर लेता हूँ। तो मैंने उस पर बैकग्राउंड इमेज रखा और इसी तरह मैं उसको बैकग्राउंड साइज़ भी दे लेता हूँ। तो साइज़ इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कवर। चलो इसको कवर कर लेते हैं। एंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम फिक्स कर लेते हैं। अभी इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पर कवर, और इसी तरह मैं इसको हाइट और वेट भी दे देता हूँ जो मैंने बॉक्स लिया है। तो इसको हाइट और वेट मैंने दे दिया, और इसी तरह इसको चलो बॉर्डर भी दे देते हैं। और सॉरी यहाँ पर सॉलिड रेड कलर आप जो भी देना चाहे, ब्लू, रेड, ग्रीन, 4 पिक्सल। अभी कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एक बॉक्स टाइप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है और उसके बैकग्राउंड में इमेज है, इसी तरह टेक्स्ट भी उसके ऊपर है। यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट जो हमने फिक्स रखा है इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा इमेज कवर हो चुका है बैकग्राउंड में। अभी दूसरी प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो है ओवरफ्लो। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ओवरफ्लो, और यहाँ पर ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो। अभी सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉक्स हमने क्रिएट किया उस बॉक्स के अंदर इमेज भी आ चुका है और पूरा का पूरा टेक्स्ट भी उसके अंदर आ चुका है। अगर हम उसको स्क्रॉल करना चाहे हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं बआसानी।
बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ ना भी करें तो हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो लोकल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो लोकल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो टेक्स्ट वैसे के वैसे रहा जिस तरह के शुरू में था। तो ओवरफ्लो लोकल भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटो यूज़ करें तो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ओवरफ्लो लोकल किया जिस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर हमारे पास जो है ना टेक्स्ट वो बॉक्स से बाहर आएगा, हम उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेडियंट को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट एंड रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पर ये बॉक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप ये कलर्स देख सकते हो कि ये रिपीट ग्रेडियंट शो हो रहे हैं हमारे पास। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव यूज़ किया है। उस डिव को मैंने box1 क्लास भी दिया है और फिर उसके अंदर एक h1 टैग यूज़ किया है। इस पर मैंने CSS भी अप्लाई किया है बॉडी टैग पर। बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर रखा है। इसी तरह box1 जो है उस पर भी मैंने ये CSS अप्लाई किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसी तरह एक बॉक्स बनाया। अभी इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर हम लीनियर ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज और फिर उसको कलर में देना चाहता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर सकता हूँ, 1 2 3 4, आप जितना भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने रेड, ग्रीन और इसी तरह येलो, मैं बस तकरीबन ये तीनों कलर यूज़ कर लेता हूँ, बस ये काफ़ी है। यहाँ बीच में कामा आपने नहीं बोलना है कभी भी। रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीनियर यानी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो 3 कलर्स पर मुश्तमिल है। चलो ये हेडिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये लीनियर ग्रेडियंट है, हमने रिपीटिंग रखा है, फिर आपको गलत फहमी होगी इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लीनियर ग्रेडियंट जो है ना वो यूज़ किया है। मज़ीद ये कि हम इस लीनियर ग्रेडियंट को पोजीशन भी दे सकते हैं कि ये किस पोजीशन से स्टार्ट हो और किस पोजीशन पे इसकी एंडिंग हो। यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू लेफ्ट, यहाँ पर कामा लगा लेता हूँ। तो अभी जो रेड कलर है वो राइट से शुरू होकर लेफ्ट पर ख़त्म होगा, यानी ये लेफ्ट की तरफ होगा। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, आप जो भी रखना चाहे इसको, आप बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस बैकग्राउंड कलर को एक एंगल पर रखना चाहते हैं, यानी आप लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसकी जगह कोई एंगल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 70 डिग्री। तो अभी ये बॉक्स में हमारे पास 70 डिग्री से रेड कलर शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल 70 एंगल पर पड़ा है हमारे पास। इसी तरह आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी रखना चाहे आप उसको रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है सेकंड नंबर पर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट में जो है ना इसमें भी हम पोजीशन जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं, चाहे आप लेफ़्ट, राइट। इसी तरह आप अगर इसको एंगल में रखना चाहते हैं, किसी एंगल में आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन रिपीटिंग की खसूसियत ये है कि इसमें आप कलर को ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये कलर कितना % शो होना चाहिए और ये कलर कितना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कलर को परसेंटेज दिया हुआ है कि ये कलर हमारे पास इतना % शो होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे कलर उतने ही शो हो रहे हैं, परसेंटेज उसकी उतनी है जितना हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह हम इसका भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम लेफ़्ट, राइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं, डिग्री भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 70 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल हमारे पास 70 एंगल पर शो हो रहा है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं।
तो गाइज ये था लीनियर ग्रेडियंट एंड रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल ग्रेडियंट को। इस बॉक्स में आप लेफ्ट कॉर्नर पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने एक रेडियल ग्रेडियंट ड्रा किया है। इस तरह का एक ग्रेडियंट हम किस तरह क्रिएट करेंगे, तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बॉक्स 1 पर जो है ना CSS अप्लाई किया है। मैं यहाँ पर इस पर अभी रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज एंड इसकी मैं कलर दे देता हूँ रेड। इसी तरह मैं इसके साथ परसेंटेज भी लिख लेता हूँ कि 20% हमारे पास रेड होना चाहिए, यानी रेड कलर हमारे पास इस ग्रेडियंट में 20% होगा। और इसी तरह ग्रीन कलर हमारे पास 30% होगा। आप इसको परसेंटेज दे सकते हैं कि हमने कितना परसेंट, कौन सा कलर कितना परसेंट रखना है। और इसी तरह ब्लू को आप 50%, आप जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर 50% लिख लेता हूँ। अभी इस तरह कर लेते हैं कि सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर में हमारे पास वही रेडियल ग्रेडियंट जो है ना वो अप्लाई हो चुका है। हम एक और तरीका भी अपना सकता है, जिस तरह कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम इसको पोजीशन भी दे सकते हैं। पोजीशन आप कहाँ पर, यानी आप इसको सर्कल रखना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं, तो ये आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल होता है, लेकिन अगर आप इसको सर्कल शेप इसको देना चाहते हैं तो आप सर्कल यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरह फिर आपको इसको पोजीशन देंगे टू लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी कुछ एरर आया है हमसे यहाँ पर। कौन सा एरर है? हाँ, टू नहीं है, यहाँ पर 8 लिखने हैं हमने, सर्कल 8 लेफ्ट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट की तरफ हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप इनके पोजीशंस डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटम लिख दिया। अभी सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। इसी तरह आप इस रेडियल ग्रेडियंट को एंगल, यानी यहाँ पर तो हमने नाम से लिखा, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये चाहिए। हाँ, आप इसको परसेंटेज में भी यानी एंगल भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये 40% में जो है ना पड़ा हुआ है। इसी तरह आप इसको 90% पे रखना चाहते हो तो आप इसको वो दे सकते हैं। आप जहाँ पर भी इसको रखना चाहे, कॉर्नर्स में रखना चाहे आप कर सकते हैं इसको। बस आपने परसेंटेज और एंगल को जो है ना वो डिफाइन करना होता है। यहाँ पर मैं 90 लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडियल ग्रेडियंट है वो बिल्कुल बॉटम के राइट कॉर्नर पे आ चुका है। 90 मीन 90, जो फर्स्ट 90 है मीन एक्स एक्सेस एंड सेकंड 90 मीन वाई एक्सेस। यानी अगर आपने उसको रेडियल ग्रेडियंट को मूव करना होता है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, तो आपने 2 टाइम परसेंटेज को डिफाइन करना होता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉक्स शेडो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बॉक्स क्रिएट किया है, जो इससे पहले वीडियो में हमने क्रिएट किया था, और उसी पर हमने बॉक्स शेडो भी अप्लाई किया है। इसी तरह आप हर एक एलिमेंट का एक शेडो क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेब पेज पर। यहाँ पर हमने इसका सिंटेक्स कुछ यूँ लिखना है कि बॉक्स शेडो लिखना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल शेडो को डिफाइन करता है। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास वो वर्टिकल शेडो को डिफाइन करता है। इसी तरह अगर हमने इस शेडो को थोड़ा सा ब्लर करना है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये 10 पिक्सल ब्लर है, आप शेडो को ब्लर भी कर सकते हैं। 4th नंबर पर हमारे पास होगा स्प्रेड, कि ये शेडो कितना फैलना चाहिए, यानी कितना आप इसको फैलना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लास्ट में जो है ना एक वैल्यू लिखेंगे। और इसी तरह लास्ट में कलर भी डिफाइन करना होता है कि कौन सा कलर हम शेडो को देना चाहते हैं। तो चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वीएस कोड में एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर वो बॉक्स पर जो मैंने CSS अप्लाई किया था वो आप देख रहे हो। यहाँ पर मैं उस बॉक्स को बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं बॉक्स शेडो यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। 20% पिक्सल जो है ना हमारे पास वर्टिकल हो जाएगा। और ब्लर, हम इसको ब्लर बनाना चाहते हैं हाउ मच,
एज यू विश, बट मैं यहाँ पर 7 पिक्सल ले लेता हूँ। और इसी तरह हमारे पास, चलो 15 ही कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। या और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12 पिक्सल, ये स्प्रेड होगा। और कलर मैं इसको रेड देना चाहता हूँ, आप जो भी कलर देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ना हमारा बॉक्स शेडो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो मैं यहाँ पर ये चेंज कर सकता हूँ 30 पिक्सल। ये आप देख रहे हो कि और भी ब्लर हो चुका है। इसी तरह आप ये वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, आप जितना स्प्रेड करना चाहे, जितना उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्प्रेड करना चाहते हैं, जिसको यानी अगर आपने ब्लर करना है तो ब्लर भी कर सकते हैं, बस सिर्फ आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है। इसी तरह अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर नेम चेंज करने से आपका बॉक्स शेडो का कलर भी चेंज होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स को। सो व्हाट इज़ फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्स बॉक्स इज़ द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। यानी फ्लेक्स बॉक्स का काम होता है एक कंटेनर में आइटम्स को अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी आप सोचते होंगे कि हम ये अरेंजमेंट और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम फ्लोट लिफ्ट पैडिंग मार्जिन उससे भी कर सकते हैं, फिर हम फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हम वो भी यूज़ करते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट भी होता है और वो लेंथी भी होता है। फ्लेक्स बॉक्स वेरी इजी है एंड शॉर्ट है। आप आगे चलकर एग्जांपल में खुद ही समझ जाएंगे कि फ्लेक्स बॉक्स इज़ सो मच शॉर्टर एंड वेरी इजी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है। इसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है मेन एक्सेस और दूसरा होता है क्रॉस एक्सेस। जो हॉरिजॉन्टली है इसको मेन एक्सेस कहते हैं और जो वर्टिकली है इसको क्रॉस एक्सेस कहते हैं। यहाँ पर आप इन एलिमेंट्स को देख रहे हो कि मैंने इसको अरेंज किया है इस बॉक्स के अंदर। जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है उसको मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखे हैं, जो बाकी 4 एलिमेंट्स है मैंने उसको सेंटर पे रखा है। इसी तरह बाकी को मैंने बॉटम कॉर्नर पे रखा है। तो चलो गाइस आगे चलकर आपको एग्जांपल में समझा लेते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ को। फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के 3 प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है डिस्प्ले फ्लेक्स, सेकंड नंबर पर हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है और इस बॉक्स के अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स रखे हैं। अभी इन 4 एलिमेंट्स को हमने जस्टिफाई करना है, यानी हमने इनको अरेंज करना है इस बॉक्स के अंदर। हम किस डायरेक्शन में और किस जगह पर इसको रखना चाहते हैं तो हम वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग यूज़ किया है। उस डिव टैग को मैंने बॉक्स क्लास दिया है। इसी तरह उसी डिव के अंदर मैंने 4 डिव्स और क्रिएट किए हैं और उनको मैंने क्लासेस दिया है बॉक्स 1 2 3 4। और इसी तरह उसको टाइटल भी दिया हुआ है कि 1 2 3 4 नंबर बॉक्स है हमारे पास। तो अभी इस तरह कर लेते हैं कि इस पर हमने CSS भी अप्लाई किया है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने मेन डिव लिया था उस डिव को मैंने बॉक्स क्लास दिया था, उस पर भी मैंने CSS अप्लाई किया। यहाँ पर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो हमने यूज़ किया है। इसी तरह जो बाकी डिव्स हमने क्रिएट किए उसी डिव्स को हमने बॉक्स 1 बॉक्स 2 क्लासेस दिए थे, उस पर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने CSS अप्लाई किया है। फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज़ हम मेन डिव पर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी जो डिव्स है वो मेन डिव के अंदर ही है। तो यहाँ पर हम फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स से हाँ क्या चेंजेस आ गए। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन एलिमेंट्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहले कॉलम वाइज था, अभी रो वाइज हो गया। इसी तरह हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन। यहाँ पर मैं कॉलम लिख लेता हूँ। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉलम वाइज रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कॉलम वाइज हो गया है। अभी इसको रोप कर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन रो वाइज हो गया है। अभी रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
अभी मैं इसको डायरेक्शन दे देता हूँ कॉलम रिवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम वाइज शो हो रहे हैं लेकिन रिवर्स। जो टॉप पे है वो 4 नंबर बॉक्स है, जो बॉटम पे है वो फर्स्ट नंबर है। इसी तरह मैं उसको रो रिवर्स भी कर सकता हूँ, तो मैं रो रिवर्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रो फॉर्म में शो हो रहा है लेकिन जो फर्स्ट नंबर बॉक्स है वो रिवर्स हो चुका है। तो इसी तरह आप इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। कॉलम वाइज रखना चाहते हैं, रो वाइज रखना चाहते हैं, आप जो भी डायरेक्शन डायरेक्शन उसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अभी इस तरह करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कमेंट कर लेते हैं और जो थर्ड नंबर पर हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है हम उसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने इस फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट किया। अभी हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और इसको कर लेता हूँ मैं सेंटर। अभी सेव कर लेते हैं, वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सेंटर में शो हो रहा है। इसी तरह आप इसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पेस अराउंड कर लेता हूँ या स्पेस बिटवीन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके बीचों बीच जो है ना वो फासला आ गया है। तो इसी तरह आप इसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्पेस बिटवीन लिखना चाहते हैं या स्पेस अराउंड लिखना चाहते हैं, आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास स्पेस अराउंड हो गया है, इसके इर्द गिर्द जो है ना दाएं बाएं वो स्पेस आ चुका है। इसी तरह थर्ड नंबर पर हम स्पेस इवनली भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके दाएं बाएं सेम फासला आ चुका है। तो गाइज ये थे हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स के 3 प्रॉपर्टीज़। अभी इस तरह कर लेते हैं कि वहाँ पर जो हमने एक प्रॉपर्टी को कमेंट किया था अभी इसको अनकमेंट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास रिवर्स फॉर्म में शो हो रहा है। ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो रो रिवर्स प्रॉपर्टी है ये भी उसी पर अप्लाई हो चुका है। तो गाइज इट्स इनफ फॉर द टाइम बीइंग, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडिया क्यूरीज को। मीडिया क्यूरीज हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आगे चलकर रफ्ता रफ्ता आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह हम मीडिया क्यूरीज के तहत अपना वेब पेज जो है ना, अपना वेबसाइट, उसको हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम सा बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेस्कटॉप साइज है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइज पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो बॉक्स है ये ब्राउन शो हो। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मोबाइल शेप पर हमारे पास ये बॉक्स ब्लैक कलर में शो हो और इसी तरह टेबलेट फॉर्म पर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू शो हो और डेस्कटॉप साइज पर मैं ये इसको ब्राउन करना चाहता हूँ। आप इसकी डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइजेस वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप वो रिस्पॉन्सिव में यानी उसकी साइजिंग उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। आप फ़ॉन्ट साइज़, इस तरह बॉक्स साइज़ जो भी हो, जो कुछ भी हो, वो आप चेंज कर सकते हैं कि ये हमारे पास मोबाइल साइज़ पे इतना शो होना चाहिए, डेस्कटॉप पर इतना और टैबलेट पर इतना। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बॉडी के अंदर यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, उस डिव के अंदर मैंने मीडिया क्यूरीज एक टाइटल दिया हुआ है। यहाँ पर उस डिव पर मैंने CSS भी अप्लाई किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं CSS के। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ और वो है रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी में मीडिया क्यूरीज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ @media और यहाँ पर स्मॉल ब्रेसेस क्रिएट करके इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ विड्थ। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मेरे इस डिव का, इस बॉक्स का विड्थ फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल हो तो उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास किस तरह होना चाहिए। अभी हम सिर्फ इतना करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको चेंज करते हैं रिस्पॉन्सिव में। आप उसका फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह फ़ॉन्ट वेट जो भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेव, क्योंकि मैंने उसी डेव का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने इसलिए सिर्फ डेव लिख दिया। तो मैं उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक कलर हो गया। अभी इस तरह कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये सीमी कॉलम लगाया है। सीमी कॉलम को रिमूव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये बॉक्स आप देख रहे हो, अभी मैं इस पे इंस्पेक्ट ले लेता हूँ और ये रिस्पॉन्सिव बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव में शो करना चाहता हूँ। तो मैं इसका साइज़ 500 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। अभी इसका साइज़ अगर 500 से छोटा या बड़ा हो तो फिर उसका कलर जो है ना वो डिफरेंट होगा।
अगर 500 पिक्सल हो तो फिर उसका कलर ब्लैक ही होगा। इसी तरह आप उसकी कलर्स डिफरेंट बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है मिनिमम विड्थ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिनिमम विड्थ, यानी 500 पिक्सल से छोटा अगर हमारे पास हमारा स्क्रीन हो तो उसका कलर तो ब्लू होगा, लेकिन अगर 500 से बिगर हो तो फिर उसका बैकग्राउंड साइज रेड होगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये 500 पिक्सल से बड़ा है। जब छोटा हो जाता है 500 पिक्सल से तो ये ब्लू कलर हो जाता है। तो आप चेंजेस देख सकते हो। इसी तरह ये मिनिमम विड्थ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसको मैक्सिमम विड्थ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ, यानी 500 पिक्सल से छोटा अगर हो तो फिर इसका कलर रेड होना चाहिए। अगर 500 पिक्सल से अगर हमारा स्क्रीन बड़ा हो तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। इसी तरह हम इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मीडिया @मीडिया, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मिनिमम विड्थ हमारे पास क्या हो जब 200 पिक्सल हो, और इसी तरह एंड स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ हमारे पास हो 400 पिक्सल। तो फिर हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि 200 से लेकर 400 पिक्सल तक अगर हमारा स्क्रीन हो तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह होना चाहिए? तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, वो आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अभी भी पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने CSS अप्लाई किया था ब्लू है, लेकिन जो ही इसका साइज़ 500 पिक्सल हो जाता है तो रेड रहता है, और जो ही 400 से कम हो जाता है 200 पिक्सल तक तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह आप इसकी कलर डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट स्क्रीन पर चेंज कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज के तहत। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशंस को। सो व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का काम होता है इफेक्ट लाना, यानी एक एलिमेंट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो कैसे ये ट्रांजिशन करता है, उसकी ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या है, इसी तरह ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन डिले क्या है। ट्रांजिशन के जितने भी प्रॉपर्टी है आगे चलकर हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं कि किस तरह ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज काम करते हैं और उसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया है और उस डिव को मैंने ट्रांजिशन हेडिंग दी है। इसी तरह उस पर CSS भी अप्लाई कर चुका हूँ। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं जो CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिव पर हवर अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ डिव कॉलम हवर, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यानी जब भी हम इस बॉक्स पर हवर कर ले तो इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज हो। तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देता हूँ ब्लैक, और इसी तरह फ़ॉन्ट कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर हमारे पास वाइट हो। अभी सेव कर लेते हैं और पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही मैं माउस हवर कर लेता हूँ इसके ऊपर तो इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ जो हमारे पास है एक्टिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिव कॉलम एक्टिव एक्टिव, और अभी इस पर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहे। मैं एक्वा चूज़ कर लेता हूँ। अभी ये रिफ्रेश कर लेते हैं। जो ही मैं इस बॉक्स पर क्लिक कर लेता हूँ तो इसका कलर चेंज होता है। ये है एक्टिव प्रॉपर्टी। तो गाइज ये तो थे हावर और एक्टिव प्रॉपर्टी जो हमने इस पर अप्लाई किए। अभी आगे चलकर हम ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में से हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। VS कोड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। तो अभी इस डिव पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट डिव है उसी डिव के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ऑल करना चाहता हूँ, यानी ऑल एलिमेंट पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन के प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो। और यहाँ पर मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ जो हमारे पास है ट्रांजिशन ड्यूरेशन।
ट्रांजिशन ड्यूरेशन में यहाँ पर दे देता हूँ 2 सेकंड। आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही मैं इस पे हावर कर लेता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो धीरे धीरे आराम से वो चेंज हो जाता है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी से जो है ना अपनी हावर को, अपनी ट्रांजिशन को टाइमिंग दे सकते हैं। अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 सेकंड की जगह मैं 2 मिली सेकंड लिख लेता हूँ। आप टाइम ड्यूरेशन जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह थर्ड नंबर पर हमारे पास है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इस प्रॉपर्टी के हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ है, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो इज़ इन इज़ आउट। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इज़ इन यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइमिंग को चेंज कर लेता हूँ 2 सेकंड। बी पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू है स्टेप्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टेप्स और स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मैं लिख लेता हूँ 4। अभी जो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा वो 4 स्टेप्स में चेंज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स में चेंज हो चुका है। तो इसी तरह हम ये स्टेप्स भी चेंज कर सकते हैं। हम जो भी देना चाहे 2, 5 जो भी आप स्टेप देना चाहे उसी स्टेप्स के मुताबिक ये कलर आपके पास चेंज होता रहेगा। इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिशन डिले। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले में यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 सेकंड। यानी जब हम इस पर हावर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर 2 सेकंड बाद हमारे पास चेंज होगा। ये ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी के तहत इस तरह होता है। तो गाइज ये थे ट्रांजिशन के 4 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म को। ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं एक एलिमेंट पर 2D 3D को अप्लाई करना। ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं रोटेट को। यहाँ पर आप इस बॉक्स को देख रहे हो कि ये रोटेट हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी के तहत हो चुका है। तो आगे चलकर एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं कि किस तरह ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के तहत हम एक एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही एक एलिमेंट है जिस पर हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज अप्लाई किया। अभी यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेट यहाँ पर मैं डिग्रीज में दे देता हूँ, तो मैं 30 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल दे देता हूँ। अभी सेव कर लेते हैं, वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बॉक्स हमारे पास 30 डिग्री रोटेट हो चुका है। यहाँ पर आप डिग्रीज में जो भी वैल्यू देना चाहे वो आप दे सकते हैं। आप जिस तरह भी इसको रोटेट करना चाहे आप रोटेट कर सकते हैं। अभी इस तरह करते हैं कि इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हावर में इसको पुट कर लेता हूँ। यानी जो ही मैं उस बॉक्स पर हावर कर लेता हूँ तो वो हमारे पास रोटेट होगा। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ही मैं इस पर हावर कर लेता हूँ तो ये हमारे पास रोटेट हो जाता है। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म की एक सेकंड टाइप, स्केल प्रॉपर्टी को। स्केल प्रॉपर्टी का मतलब है साइज में छोटा या बड़ा होना। यहाँ पर आप ये बॉक्स देख रहे हो, जो ही मैं इस पे हावर कर लेता हूँ तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये स्केल प्रॉपर्टी के थ्रू हो चुका है। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा लेते हैं। यहाँ पर मैं हावर में जो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पहले यूज़ किया था, मैं यहाँ पर स्केल लिख लेता हूँ और स्केल में यहाँ पर 2 दे देता हूँ। यानी 2 टाइम हमारे पास ये बॉक्स बिग शो हो। अभी सेव कर लेते हैं, वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही मैं इस पे हावर कर लेता हूँ तो ये बॉक्स हमारे पास 2 टाइम बिगर हो जाता है। आप इसकी वैल्यू जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0.2। तो अभी ये हावर करने से छोटा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 0.2 हमारे पास छोटा हो चुका है। हमने तो ये प्रॉपर्टी हावर में अप्लाई किया है। अभी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यानी नॉर्मली हमारे पास इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 0.2
छोटा हो चुका है। मैं इसको वैल्यू 4 दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर ये 4 टाइम बिगर होगा हमारे पास। तो इसी तरह आप एक एलिमेंट को स्केल प्रॉपर्टी के तहत छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म की तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को। Translate property mean if you want to move an element from one state to another state। जिस तरह के यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बॉक्स सेंटर पे है। अगर मैं एक्स को एक्स एक्सिस पर मूव करना चाहूँ या वाई एक्सिस पर मूव करना चाहूँ तो मैं ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकता हूँ। तो जिस तरह के यहाँ पर आप ये एक बॉक्स देख रहे हो, जो ही मैं इस पे हवर कर लेता हूँ तो ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कर जाता है। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी सेम एलिमेंट पर हावर में ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ ट्रांसफॉर्म कॉलम ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट हमारे पास कितना हो 150 पिक्सल में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ 150 पिक्सल। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो ही इस पे हवर कर लेता हूँ तो ये 150 पिक्सल हमारे पास मूव कर जाता है। आप इसकी वैल्यू जो भी देना चाहे वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी 250 पिक्सल मूव कर गया। अभी मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करना चाहता हूँ तो ट्रांसलेट वाई लिख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो ही हवर कर लेता हूँ तो ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाता है। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू निगेटिव में दे रहे तो ये नेगेटिव वाई एक्सेस पर या नेगेटिव एक्सेस पर मूव कर जाएगा। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म की लास्ट प्रॉपर्टी, स्क्यू प्रॉपर्टी। स्क्यू प्रॉपर्टी नेम से भी वाज़ेह है कि एक एलिमेंट को स्क्यू बनाना, उसको थोड़ा सा तिरछा बनाना। जिस तरह के यहाँ पर इस बॉक्स को आप देख रहे हो कि इसके मैंने तिरछा बनाया, इसको मैंने स्क्यू किया है। तो चलो चलते हैं वी स्कूट की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। ये वही ट्रांजिशन जो हमने अप्लाई किया था वही एलिमेंट है, उसी पर मैं ट्रांसफॉर्म स्क्यू प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 30 डिग्री इसको स्क्यू कर लेता हूँ। तो सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ़्रेश। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट हमारे पास स्क्यू हो चुका है। आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैंने अभी -30 डिग्री किया, आप देख सकते हो। तो इसी तरह आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो ये आपके पास स्क्यू होता रहेगा। अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ और हावर इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। यानी हावर में मैं इसको स्क्यू करना चाहता हूँ। तो जो ही मैं इस पे अभी हावर करूँगा ये हमारे पास स्क्यू हो जाएगा। तो इसी तरह आप इस क्यू प्रॉपर्टी को आप हावर में भी, एक्टिव में भी, जो भी जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन को। व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन मीन टू एनिमेट एन एलिमेंट थ्रू सीएसएस, यानी सीएसएस के तहत एक एलिमेंट को एनिमेट करना। जिस तरह के इस बॉक्स को आप देख रहे हो कि इसका बैकग्राउंड कलर और इसका जो शेडो है वो मुसलसल एनिमेशन कर रहा है। तो इसी तरह एक एनिमेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो जब भी हमने एक एलिमेंट को एनिमेट करना होता है तो हम उसके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। वो टेम्पलेट कुछ इस तरह लिखना पड़ता है जिस तरह के यहाँ पर मैंने लिखा है @की फ्रेम, फिर एनिमेशन नेम, वो आप नेम जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। फिर फ्रॉम टू मीन, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस बॉक्स का कलर बाय डिफ़ॉल्ट यानी एनिमेशन से पहले ग्रीन रहता है, तो ये फ्रॉम हो गया। और टू टू मीन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनिमेशन जो है वो वाइट हो रहा है, फिर बाद में इसका बैकग्राउंड कलर और शेडो वाइट हो जाता है, तो ये टू है। तो हमने टेम्पलेट तैयार करना है फ्रॉम, यानी कि ये एनिमेशन इस कलर से इस कलर तक जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है और उस डिव के अंदर एनिमेशन एक टाइटल दिया है। इसी तरह इस पर मैंने सीएसएस भी अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ किए हैं, अप्लाई किए हैं। अभी इस पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ @की फ्रेम, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ अपने इस एनिमेशन का। आप नाम जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल
लाइट नेम दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं फ्रॉम यानी हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ से स्टार्ट हो, फ्रॉम यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज करना चाहे वो आपके पास चेंज होगा। लेकिन मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिर्फ आपको समझाने के लिए बैकग्राउंड कलर को ही चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर टू यानी बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रे के बाद फिर हमारे पास बैकग्राउंड कलर ब्लू शो हो। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। वहां पर आपको दिखाते हैं कि एनिमेशन अप्लाई हुआ या नहीं। तो कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर बिल्कुल ही एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने एनिमेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की। तो एनिमेशन की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करने के बाद हमारा ये एनिमेशन काम कर जाएगा। ये जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ हमने टेम्पलेट बना दिया, यानी हमने उसको ये बता दिया कि हमारा एनिमेशन इस तरह होना चाहिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वहाँ पर आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी समझा लेते हैं। अल्लाह हाफिज। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज। जिस तरह के इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम एनिमेशन किस तरह अप्लाई करेंगे एक एलिमेंट पर, तो वहाँ पर हमने एक टेम्पलेट क्रिएट तो किया लेकिन हमने एनिमेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमारा एनिमेशन काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं और फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज तो आप समझ चुके हैं। जो लास्ट पे हमारे एनिमेशन इटरेशन काउंट है, इसका मतलब है कि हमारा ये एनिमेशन कितना टाइम होना चाहिए। इसी तरह एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल होना चाहिए, रिवर्स, अल्टरनेट या अल्टरनेट रिवर्स। नॉर्मल का मतलब ये है कि ये ए टू बी की तरफ मोशन कर जाए। रिवर्स का मतलब ये है कि बी टू ए पोजीशन की तरफ। इसी तरह अल्टरनेट मीन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए। इसी तरह अल्टरनेट रिवर्स मीन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए टू बी। अभी इसी तरह एक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए वीएस कोड की तरफ चलते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया है, उसमें एक टाइटल दिया है एनिमेशन। इस पर मैंने सीएसएस की ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ @ की फ्रेम और एनिमेशन नेम लाइट। मैं लाइट एनिमेशन नेम दे देता हूँ और यहाँ पर फ्रॉम और टू लिख लेता हूँ। तो फ्रॉम में मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने जो बैकग्राउंड कलर किए उसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमारा स्टार्ट में ये होना चाहिए और फिर टू मैं लिख लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर का एंड इस कलर पे हो। तो मैं यहाँ पर टू में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं वाइट दे देता हूँ, आप जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड कलर के साथ साथ मैं बॉक्स शेडो भी देना चाहता हूँ कि हमारा बॉक्स शेडो भी साथों साथ चेंज होता रहे। तो इसी तरह मैं बॉक्स शेडो को 20 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रखना चाहता हूँ। तो 20 पिक्सल हमारे पास ये वर्टिकली भी हो। इसी तरह स्प्रेड भी 20% हो, 20 पिक्सल सॉरी, और इसी तरह ब्लर भी 20 पिक्सल हो और कलर मैं दे देता हूँ वाइट। अभी इसको सेव कर लेते हैं, वेब पेज की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए कि हमने एनिमेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं किया। तो वही हम अभी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एनिमेशन नेम, क्योंकि नेम हमने वहाँ पर लाइट दिया था तो यहाँ पर भी लाइट नेम हम देंगे इसी को। इसी तरह दूसरा हमारे पास है एनिमेशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल दे देता हूँ 1 सेकंड। थर्ड नंबर पर हमारे पास है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में मैं इसको कर लेता हूँ लीनियर। आप जो भी देना चाहे, ईज इन, ईज आउट, ईज, आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहे आप दे सकते हैं। मैं चलो ईज इन कर लेता हूँ। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है एनिमेशन डिले। यहाँ पर मैं इसको 0 सेकंड दे देता हूँ। आप जो भी वैल्यू देना चाहे दे सकते हैं। इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एनिमेशन इटरेशन काउंट। मैं इसी को 4 कर लेता हूँ कि 4 टाइम हमारे पास ये एनिमेशन जारी रहे। लास्ट हमारे पास है एनिमेशन डायरेक्शन। मैं इसको, आप इसकी पोजीशन जो भी देना चाहे मैंने आपको पहले से समझाया, आप अल्टरनेट रखना चाहे या रिवर्स। अभी इसको सेव कर लेते हुए पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। एनिमेशन को इनफाइनाइट कर लेते हैं
और हमने जो इस पर बॉक्स शेडो अप्लाई किया था, बॉक्स शेडो को यहाँ पर मैं इसको स्प्रेड कर लेता हूँ 100 पिक्सल, और इसी तरह ब्लर भी हमारे पास 100 पिक्सल हो। सेव करके वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। तो गाइज इसी तरह आप एक एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू। आप इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, आप जो भी वैल्यू देना चाहे वो आप दे सकते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज में। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज इन एनिमेशन को। इससे पहले हमने डिस्कस किया फ्रॉम एंड टू एनिमेशन, यानी उसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते थे। अभी परसेंटेज इन एनिमेशन में हम हर परसेंट पर एनिमेशन की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा लेते हैं। और यहाँ पर जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, इसी तरह एक एनिमेशन वहाँ पर हम अभी क्रिएट करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही एक एलिमेंट है जिस पर मैंने फ्रॉम एंड टू एनिमेशन अप्लाई किया था, वही CSS और वही एनिमेशन प्रॉपर्टीज मैंने इस पे अप्लाई किए हैं। अभी इस पर परसेंटेज एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ @ की फ्रेम, और नेम मैंने उसको दिया है लाइट। यहाँ पर लिख लेते हैं 0%। 0% पर ये मोमेंट कर जाए लिफ्ट की तरफ 0 पिक्सल। इसी तरह 0% पे इसका बैकग्राउंड कलर रहे, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर ग्रीन। इसी तरह मैं बॉक्स शेडो भी इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो बॉक्स शेडो हमारे पास हो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो गया। इसी तरह ब्लर और स्प्रेड 100% हमारे पास हो जाता है, और कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। इसी तरह 50% पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे लेता हूँ वाइट। और इसी तरह इस पर बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो बॉक्स शेडो इसको भी मैं वाइट कलर दे देता हूँ, और इसको पिक्सल्स में भी दे देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 20 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और इसको ब्लर और स्प्रेड भी कर लेते हैं 100 पिक्सल। इसी तरह 100% पर ये एलिमेंट मोमेंट कर जाए लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट में यहाँ पर दे देता हूँ 400 पिक्सल, यानी ये लेफ्ट की तरफ 400 पिक्सल मोमेंट कर जाए। और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लू, कि इसका बैकग्राउंड कलर भी साथों साथ चेंज हो, यानी मूवमेंट के साथ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। और इसी तरह बॉक्स शेडो भी मैं दे देता हूँ कि बॉक्स शेडो भी इसका चेंज हो जाए। तो मैं बॉक्स शेडो इसको 20 पिक्सल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दिया, और स्प्रेड भी 100 पिक्सल एंड ब्लर भी 100 पिक्सल हो गया, और कलर में इसको भी दे देता हूँ ब्लू। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हुआ, लेकिन मूवमेंट ये नहीं करता, इसलिए कि यहाँ पर हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। तो हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लेते हैं, फिर ये हमारे पास मूवमेंट कर जाएगा। रिफ्रेश। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि ये 400 पिक्सल लेफ्ट साइड की तरफ मोमेंट कर रहा है। इसी तरह आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 600 पिक्सल कर लेता हूँ, तो यह भी 600 पिक्सल मूवमेंट करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसी तरह आप एक एलिमेंट पर एनिमेशन CSS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।